नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके की महत्वपूर्ण जो इतिहास की सीरीज है उसकी तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है ये मुख्यतः जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं हिस्ट्री से, या मैं कहूँ इतिहास से। एक ही बात है। इसकी 2 क्लासें आपको डाली जा चुकी हैं। इन क्लासों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको हिस्ट्री की या और सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष या तो आ चुके हैं या इनकी संभावना है आने की। ये इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो है आपकी एसएससी जीडी कह सकते हैं आप, एसएससी का कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस कह सकते हैं, रेलवे के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी, और पुलिस में राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर जो आते हैं आपके, नेवी के भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में यहाँ पे जीके आती है वहाँ पर, और वो सारे स्टेट्स का एग्जाम जिसके अंदर इंडियन जीके क्वेश्चन आते हैं उन सबों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास डेली लाइव होती है शाम को 8 बजे, और इस सीरीज का नाम रखा गया है भीष्म सीरीज। भीष्म नाम इसलिए, जिस प्रकार भीष्म प्रतिज्ञा फेमस है उसी प्रकार हमारी कोशिश की जा रही है कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकें जिससे आपके मेन एग्जाम में आपको हेल्प मिले और आपकी तैयारी हो सके। हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं कि आप विजय श्री चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और इन क्लासों को उन तक पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो को देखने के बाद, देखने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी सपोर्ट से आज लगभग 550 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और कल हमारे सब्सक्राइबर 350 थे। तो आप लोगों का सपोर्ट काबिल तारीफ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से इमामबाड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ के अंदर स्थित है? आपको ये बताना है लखनऊ के अंदर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा है। यदि आपको ये पता चल रहा है तो आपका जवाब दे सकते हैं आप आंसर। इतने मैं इस डिस्प्ले को थोड़ा सा और बढ़िया कर सकता हूँ यदि मैं देखता हूँ हो सकता है तो। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है, और मेरे मुंह से इस क्वेश्चन का जवाब निकल चुका है यदि आपने आंसर लगा दिया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं इमामबाड़ा, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये तो अब आपको पता चल गया कि ये इमामबाड़ा है, लखनऊ के अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका एक दूसरा नाम जो कि है, इसका निर्माण, चलिए निर्माण की बात करते हैं। इसके निर्माण की बात करें, बड़ा इमामबाड़ा जो है इसका निर्माण 1784 के अंदर, 1784 के अंदर करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? आसफ उद दौला, आसफ उद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। याद रहेंगी ये बात? तो आप याद रखेंगे जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण 1784 के अंदर करवाया गया आसफ उद दौला के द्वारा। ये बात यदि याद है काफ़ी अच्छी बात है। अगला जो ऑप्शंस दे रखे हैं, महाबत मकबरा, कोई पूछ सकता है आपसे कहाँ पर है महाबत मकबरा, जिसके ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ये है आपका जूनागढ़ गुजरात में, एक जगह पड़ती है जूनागढ़, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर, यहाँ पर है हमारा महाबत मकबरा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, गोलकुंडा किला कहाँ पर है? गोलकुंडा किले के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें जो आपको दे रखा है, गोलकुंडा किला है हैदराबाद, हैदराबाद। और हैदराबाद जो पड़ता है वो पड़ता है तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर स्थित है गोलकुंडा किला। गोलकोंडा जो है, गोलकुंडा गोलकोंडा जो भी लिखा हुआ है एक ही बात है। इसके निर्माण के बारे में यदि कोई बताना चाहे, जिसको पता है वो बता सकता है, बताइए आप। किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता है ध्यान से सुने आप। ये एक राजवंश हुआ था, कुतुब शाही राजवंश, जिसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। याद रखेंगे, कुतुब शाही राजवंश। अब लास्ट में बचता है अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, कलर चेंज कर देते हैं, कलर ज़्यादा टिपिकल हो रहा होगा। इसके कहाँ पर है सबको पता होगा, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर?
महाराष्ट्र। अब ध्यान से चारों ऑप्शनों को देखिए। हम लोगों से सिर्फ क्वेश्चन था कि लखनऊ में स्थित इनमें से कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1784 में कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? आसफ उद्दौला के द्वारा करवाया गया। अब जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा किला जो हैदराबाद के अंदर स्थित है, तेलंगाना में है हैदराबाद राजधानी, और कुतुब शाही वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाबत मकबरे की बात करें तो ये जूनागढ़ गुजरात के अंदर स्थित है महाबत मकबरा। और अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। आप मेरे साथ जब मैं इसे रिपीट करवाता हूँ आप बोल सकते हैं, जिससे आपको एक बार में ही ये चीजें याद हो जाएंगी। औरंगजेब ने खालिस्तान में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैनिक और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर लिया। वो कहाँ का युद्ध थे, या हम कहें किस तरफ उसने युद्ध लड़ा? तो हैदराबाद में, अवध में, बंगाल में या दक्कन में? ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, दक्कन। दक्कन को ही कहा जाता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। बात करें थोड़ी सी औरंगजेब की, कल भी हमने इनके बारे में बात की थी काफी ज्यादा औरंगजेब के बारे में, तो आपको यदि याद है अच्छी बात है। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेके 1707 तक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब का जो मकबरा है कहाँ पर है बताइए भाई, कल पढ़ा था ध्यान से। मकबरा कहाँ पर है? और जिन बच्चों का जवाब आ रहा है औरंगाबाद, उनका जवाब बिल्कुल सही है, औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है औरंगाबाद? एमएच। ठीक है। अब बात करें दक्कन अभियान की तो 1680 में औरंगजेब ने दक्कन अभियान स्टार्ट किया। दक्कन अभियान स्टार्ट किया, या मैं कहूं प्रारंभ किया, एक ही बात है, स्टार्ट किया। और दक्कन अभियान को ही कहा जाता है औरंगजेब की कब्र। औरंगजेब की कब्र कहने का मतलब, एक बार औरंगजेब दक्षिण भारत की तरफ चला गया 1680 में, उसके बाद कभी भी वो अपने उत्तर भारत में कहूँ या फिर दिल्ली की तरफ कभी नहीं आ पाया। इसको आप याद रखेंगे। और औरंगजेब के बारे में एक दो खास बातें और औरंगजेब के उपनाम थोड़े से आप लोग याद रखें। आप औरंगजेब के उपनाम जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उपनाम जिसके नाम से आप लोग औरंगजेब को जानते हैं। उपनाम, औरंगजेब ने अपने आप को आलमगीर, आलमगीर की उपाधि दी। औरंगजेब का दूसरा नाम था जिंदा पीर, जिंदा पीर। और जिसका ही अंत मतलब था जीवित संत। क्या था मतलब? जीवित संत। ये बातें आपको याद है, समझ में आई है तो आप बता सकते हैं जल्दी से, बताइए भाई। सुने दोबारा एक बार ध्यान से। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में इतना लंबा युद्ध लड़ा, उसने सैन्य और वित्तीय संसाधनों को मुगल वंश के को नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया। दक्कन अभियान बिल्कुल सही है। दक्कन अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 1680 में प्रारंभ किया गया। दक्कन अभियान को कहा जाता है औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। उपनाम क्या है औरंगजेब के? आलमगीर, या हम कहें जिंदा पीर, जिसका मतलब होता है जीवित संत। औरंगजेब का शासनकाल क्या है? 1658 से लेकर 1707 है। और औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, कल ही मैंने क्वेश्चन था आपको बताया था कि गोलकुंडा पे कब्जा कब हुआ था और बीजापुर पे कब हुआ था कब्जा, ये आप बताएं तो अच्छा लगेगा काफी। जिन बच्चों को सही जवाब तो बिल्कुल आप सबको पता होगा, औरंगजेब ने कल ही बताया था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य के अंदर 21 सूबे थे और अकबर के समय में 19 सूबे थे। सबसे पहले बीजापुर को जीता था 1986 के अंदर, 1986। और गोलकुंडा को जीता था 1987। कैसे याद रखोगे? बै पहले आता है तो बीजापुर 1986 पहले आएगा। और ये देखिए गोलकुंडा जी से स्टार्ट होगा,
अल्फ़ाबेट में रीजनिंग आप सब लोग पढ़ते होंगे, उसमें G7 नंबर पे आता है तो 87। ये सिर्फ याद बताने के तरीके हैं, आपके दिमाग में इमेज रहे, बाकी तो याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बीजापुर 1986 है और गोलकुंडा 1987 है। औरंगजेब ने के समय में 21 सूबे थे। सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है एक छोटा सा नया क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में नहीं मिला है। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम किसी को पता है? औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? जिसे पता है वो बताइए। मुसी अल दीन मोहम्मद। मुगल काल के अंदर है, मुगल साम्राज्य में एक प्रथा रही, हर राजा का नाम अलग था और उसने अपना नाम बदलकर अलग रखा शासक बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद। जैसे कि जहरुद्दीन नाम था बाबर का, याद रहेगा। ऐसे ही बदरुद्दीन नाम था अकबर का, सलीम नाम था जहांगीर का। ऐसे ही हर राजा के अलग अलग नाम रहे हैं। तो मुसी अल दीन मोहम्मद औरंगजेब का वास्तविक नाम था। औरंगजेब की मृत्यु पता है? नहीं पता है? पता चल जाना चाहिए, काफ़ी बार शासनकाल लिखवाया है। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो है 1707, औरंगाबाद महाराष्ट्र। 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। किस नदी घाटी पर हुआ था? ये सही जवाब है गुजरात, सॉरी आपका नर्मदा। और नर्मदा कहाँ पर है? गुजरात। 1658 में। एक छोटी सी कहानी है औरंगजेब और जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह शाह शुजा की तरफ से इस युद्ध को लड़ने के लिए आते हैं और कासिम खान जो जसवंत सिंह का सहयोगी था वो इन्हें धोखा दे देता है। और वहीं से जसवंत सिंह औरंगजेब को कभी पसंद नहीं करते थे। जसवंत सिंह जो राजा थे, महाराजा जसवंत सिंह, वो जोधपुर के राजा थे। महाराजा जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? एक राजस्थान में जगह पड़ती है जोधपुर। मारवाड़ साम्राज्य राठौड़ वंश के राजा थे जोधपुर के जसवंत सिंह। छोटा सा एक किस्सा, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर जसवंत सिंह अपने आप में शक्तिशाली राजा जो औरंगजेब के कंट्रोल में कह सकते हैं नहीं हो रहा था इतनी आसानी से, तो औरंगजेब ने धोखे से इन्हें एक बार कहाँ पर भेज दिया? काबुल भेज दिया। कहाँ पर? काबुल। और औरंगजेब खुद कहाँ पे था? आगरा। जब काबुल पहुंच जाते हैं कौन? जसवंत सिंह, तो औरंगजेब एक आदेश जारी करता है कि जोधपुर में जितने भी मंदिर हैं उन सबों को तोड़ दिया जाए। ये कहानी है सिर्फ सुनने की। जितने भी मंदिर हैं वो सारे तोड़ दिए जाएं। इस बात का पता जब जसवंत सिंह को चला कि सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो वो इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह ने एक आदेश जारी किया, काबुल में जितनी भी मस्जिद हैं वो सारी तोड़ दी जाएं। ये इंसिडेंट्स बहुत ही कम पता होता है, किताबों में नहीं होती हैं बातें। ये रेफरेंस बुक जब आप पढ़ते हो जब आपको पता चलता है। सारी मस्जिद तोड़ने की बात किसके द्वारा कर दी गई थी? जसवंत सिंह के द्वारा। और जब औरंगजेब को पता चला कि ऐसा आदेश जसवंत सिंह ने जारी कर दिया है तो उसने तुरंत अपने मंदिर वाले आदेश को वापस लिया और जसवंत सिंह को वहां से बुला लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन को याद रखना है कि धर्मत का जो युद्ध है वो कहाँ पर लड़ा गया था? वो लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की? हैदराबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। यदि पता है अच्छी बात है, नहीं हम तो आपको बताएंगे बिल्कुल। हैदराबाद शहर, हैदराबाद शहर की स्थापना या मैं कहूं इसके संस्थापक, संस्थापक लिख सकते हैं। संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। याद रहेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस वंश के थे? यह आपको बताना है। यदि आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखें। कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश के थे कौन? मोहम्मद कुली शाह। और कौन से नंबर के राजा थे? 5वें नंबर के शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये याद रहेगा और सारी बातें आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? इसके बारे में यदि आपको बताया जाए, इतनी बार बता दिया गया है, आपको याद नहीं है तो एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी, ये आपकी और मेरी दोनों की मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है पर आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेके 1707 तक। आपके जो भी विचार होते हैं इन क्लासों को लेके, जैसे भी आपको क्लासें लग रही हैं, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ बीच बीच में, और कोई काम का कमेंट्स आएगा तो विश्वास मानिए उसको उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसके बारे में बात भी की जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है 1658 से लेकर 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दो सर्वोच्च श्रेणी के रईसों को प्रदान की थी, वो किसको की थी? रतन सिंह और उदय सिंह को? नहीं, सही जवाब नहीं है ये। मान सिंह तोमर और राणा कुंभा को? कुंभा समकालीन नहीं है। जय सिंह और जसवंत सिंह, यही सही जवाब है आपका, क्योंकि राणा हमीर और गोविंद चौहान दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। अब बात आती है, यदि आपने सुना हो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इनके बारे में बात करें थोड़ी सी। मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह के बारे में हम लोग बात करते हैं, जोधपुर के थे। इन्होंने बसाया, एक शहर बसाया था, राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर बसाया। और कब बसाया था? 1727 में। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाम तो बताइए शहर का। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बसाई गई 1727 के अंदर। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पर वो जय सिंह सेकंड थे, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना? जय सिंह सेकंड, ठीक। तो ये वाला जय सिंह अलग थे, वो अलग थे। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि जो आपका जय सिंह को लेके नाम है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो सके, ठीक। याद रखेंगे इस बात को। ये हटा देते हैं यहाँ से। और जयपुर के बारे में क्या जानते हैं बताइए कमेंट्स करके आप लोग। जयपुर के बारे में कुछ पता है क्या? कमेंट्स करें। जयपुर को क्या एक शहर का नाम दिया जाता है? जयपुर को एक कहा जाता है गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं जयपुर को? गुलाबी नगरी। याद रहेगा। और याद रखें इस क्वेश्चन को खास तौर पे। इस क्वेश्चन में और तो अलग अलग चीजें, रतन सिंह उदय सिंह अलग हैं, कोई खास बात नहीं है। रतन सिंह के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। रतन सिंह 1330 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हार जाते हैं, और जिसके बाद राजस्थान का पहला अग्नि जौहर होता है 1303 के अंदर पद्मावती के द्वारा, जिसके ऊपर आपने मूवी देखी है पद्मावत। राणा हमीर वो राजा है जो जो कि मेवाड़ के ऊपर दोबारा 1326 में अधिकार प्राप्त करते हैं। गोविंद चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। राणा कुंभा मेवाड़ वंश शक्तिशाली राजा हैं, और उदय सिंह भी मेवाड़ के ही हैं, ठीक है। तो काम का जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जय सिंह और जसवंत सिंह। याद रखेंगे राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया था क्या 1727 में जयपुर, और इसका नाम क्या है? गुलाबी नगरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। कहने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह जी कौन से गुरु थे? ये थे 10वें और अंतिम गुरु, या मैं कहूं लास्ट गुरु थे, अंतिम गुरु। इन्होंने सिख संप्रदाय के लिए 5 के दिए थे। क्या दिए थे? 5 के। 5 के। एक तो था केश। आपके केश क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। जब बाल बड़े हैं तो कंगा चाहिए, साथ में कंगा होना चाहिए। एक कृपाण होना चाहिए, कृपाण। एक आपका कच्छा, छोटा कच्छा होना चाहिए, कच्छा जो कच्छा टाइप का चलता है। और एक और है केश हो गया, कंगा हो गया, कृपाण हो गया, कच्छा हो गया, एक हो गया कड़ा। जो इन पांचों को धारण करता है वही सिख कहलाता है। पहली तो ये था बाल बड़े बड़े हो, कंगा हो, कृपाण हो, कच्छा हो और कड़ा हो, ये चीजें दी 5। और उसके बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोई बताना चाह रहा है? तो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
कब की गई थी? यदि ये जानना चाहते हैं तो क्या है सही जवाब? 1699। याद रहेगा, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई और उन्होंने अपने मानने वालों को 5 के दिए, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। औरंगजेब ने औरंगजेब तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसके बाद जो राजा बनते हैं फर्रुख शेर, उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई गुरु गोविंद सिंह की 1708 में। उसके बाद जो संभालते हैं वो हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, क्या नाम है इनका? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के बारे में कुछ बातें यदि आप सुनना चाहें तो बंदा बहादुर जो पेपर में आ सकता है, बंदा बहादुर ये कश्मीरी राजपूत परिवार से इनका संबंध था। के बाद क्या हुआ? बंदा बहादुर ने 1708 में कमान संभाली। 1715 तक इन्होंने बिल्कुल खालसा पंथ को लीड किया। 1715 में पकड़े जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार हुए और 1716 में इनकी क्या कर दी जाती है? मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखना बंदा बहादुर को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह को जारी रखा। खालसा पंथ के बारे में बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करें, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 5 के दिए, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में होती है। और आगे बंदा बहादुर जो कश्मीरी राजपूत परिवार से था, 1715 में पकड़ा जाता है और 1716 में उसकी हत्या कर दी जाती है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि की बात की जा रही है। गुरुमुखी लिपि की जो बात की जा रही है, आप बताएंगे किसके द्वारा किया गया था? इनमें से कोई सा भी जो आपको जवाब लग रहा है वो आप बता सकते हैं। अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर। जो भी आपका जवाब है वो आपको भेज सकते हैं। जिन्होंने भी जवाब बी भेजा है बिल्कुल सही है, गुरु अंगद देव। देखिए, जो गुरु नानक है वो संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक हैं सिख धर्म के, या मैं कहूँ कौन से गुरु हैं ये हैं हमारे फर्स्ट गुरु। क्लियर हुई बात? पहले गुरु हैं ये। उसके बाद गुरु अंगद देव जो हैं वो कौन से नंबर के गुरु हैं? कोई बताना चाहे तो ये हैं दूसरे नंबर के गुरु, सेकंड गुरु। और कोई बताना चाहे? गुरु अर्जुन देव के जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये कौन से गुरु हैं? ये हैं गुरु दूसरे लिखवा दिए। चौथे भी देखें यहाँ पे एक बार, चौथे हैं रामदास, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर। 500 बीघा जमीन दी अकबर के द्वारा गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए, मतलब अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसके लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए, टेम्पल के लिए। और आखिरी जो गुरु तेग बहादुर है, ये कौन से नंबर के आप बता सकते हैं? यदि आप बताना चाहें तो गुरु तेग बहादुर है 9th नंबर के गुरु, 9। ये बात याद रखें, इस बात को थोड़ा सा देखें। गुरु अर्जुन देव जो हैं वो 5वें नंबर के, गुरु नानक पहले नंबर के, गुरु अंगद देव दूसरे नंबर के और तेग बहादुर 9वें नंबर के हैं। संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, सॉरी गोविंद सिंह 10वें नंबर के। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? छठे गुरु कौन थे आपको बताना है। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे आप बताएंगे। मैंने आपको 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, सारे बताए लगभग। और सिख धर्म के जो छठे गुरु हैं उनका टाइम बताएं आप, या उनका नाम बताएं। सिख धर्म के जो छठे गुरु हैं वो हैं, आपका जवाब आ चुका है, गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है इनका? गुरु हरगोविंद सिंह, सॉरी हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु हैं। और इनके टाइम की अपन बात करें, 6th के जो गुरु हैं, इनका टाइम जो है वो है 1595 से लेके 1644 के बीच में ये गुरु रहते हैं। याद रहेगा। गुरु रामदास की बात करूं तो 1534 से लेके 1581 तक इनका टाइम रहता है। गुरु अर्जुन देव, या हम बात करें अर्जुन देव की, तो 1563 से लेके जो टाइम रहता है वो रहता है 1606 का।
और लास्ट में है गुरु अंगद देव। इनका टाइम क्या है? तो इनका जो टाइम होगा वो होगा 1504 से लेके 1552। याद रहेंगी बातें। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जन्म साखी, जिसके शाब्दिक अर्थ जन्म कथाओं से ऐसी रचना निम्नलिखित निम्न में से जीवनी प्रकाशित की गई। तो कहने का मतलब है जन्म साखी का संबंध इन चार ऑप्शन है, कबीर दास, नरसिंह मेहता, गुरु नानक और गुरु अर्जुनी देव से किससे है? जन्म साखी का मतलब तो बता ही दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। जन्म की कथाएं, तो जन्म साखी जो स्टार्ट किया वो किया गया गुरु नानक देव के द्वारा, जो कि सिख धर्म के कौन से गुरु हैं बच्चों? पहले गुरु हैं। इनके ऊपर सबसे पहले एक किताब लिखी गई, जो सबसे बड़ा ग्रंथ था, जिसका नाम था गुरु नानक प्रकाश। इनकी जो घटनाएं थी वो सारी लिखी गई, उसका नाम क्या दिया गया? गुरु नानक। ये नामक लिख दिया अपन ने, ये नहीं है, गुरु नानक, गुरु नानक प्रकाश किताब थी। और इसके जो लेखक थे, इसके जो गुरु नानक प्रकाश के लेखक थे वो थे कवि संतोख सिंह। कवि संतोख सिंह, याद रहेगा। और जो जन्म साखी हैं, ये मुख्य 4 जन्म साखी हैं। कितनी जन्म साखी हैं? 4 जन्म साखी। 4 जन्म साखी का मतलब 4 जन्म कथाएं हैं, अलग अलग जो भी है उनके बारे में अलग अलग बातें बताई गई हैं। नंबर 1 है बाला। नंबर 1 कौन सी है? बाला, याद रखें। नंबर 2 है मिहरबन। नंबर 2 है मिहरबन। नंबर 3 है आदि। नंबर 3 कौन सी है? आदि। और नंबर 4 है, उसका नाम है पुराण। नंबर 4 कौन सी है? पुराण। क्वेश्चन को ध्यान से समझे आप लोग। जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाओं से ऐसी रचनाएं जिनकी जीवनियां प्रकाशित की गई, उनका संबंध गुरु नानक देव से है। गुरु नानक प्रकाश एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी गई, जिसका लेखन किया गया कवि संतोख सिंह के द्वारा। और इसमें 4 जन्म साखियां लिखी हुई है। नंबर 1 बाला, 2 मिहिरबन, तीसरी आदि और चौथी पुराण। आज की क्लास में नया ये होगा आपके लिए, जब मैं क्लास को खत्म करूंगा उससे पहले मैं एक बार आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, चाहे हमें 7, 8, 10, 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन हो हम पढ़े, हमें उन्हें याद होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि एक बार में एक क्लास को याद नहीं किया जा सकता, एक बार में एक क्लास आपको पूरी याद नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं, आप संतुष्ट हैं चीज़ों से, तो आपको ये क्लास 2 बार देखनी चाहिए, जिससे आप इस क्लास को ढंग से याद कर सकें। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यदि आप इन क्लासों को याद कर लेते हैं तो विश्वास माने आपके क्वेश्चन जीके में जरूर सही होंगे, 100% सही होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? आप ये बताइए। आपको बताना है गुरु तेग बहादुर की हत्या कब की गई थी? औरंगजेब के आदेश से। यदि आप औरंगजेब का शासनकाल जानते हैं तो आप इस ऑप्शन को हटा देंगे, दोनों को। गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में की जाती है, और औरंगजेब दिल्ली और आगरा छोड़ के कब जा चुका था? 1680 के बाद। तो सही मायने में जो इस क्वेश्चन का जवाब है 1675 बिल्कुल सही जवाब है। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, उनका सिर कलम कर दिया गया था औरंगजेब के आदेश के बाद। अब बात करें गुरु तेग बहादुर, यहीं पे लिख देता हूँ, गुरु तेग बहादुर लिखा हुआ है। इनकी कुछ उपाधि थी, या इनके कुछ साथियों ने इनको नाम दे रखे थे, उपाधियां दे रखी थी। उपाधियां आपको याद होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि हिंद की चादर किसे कहा गया? क्या है उपाधि? हिंद की चादर। चादर का मतलब जानते हो, रक्षा करने वाला। हिंद की चादर किसे कहा गया? तो सही जवाब है गुरु तेग बहादुर को कहा गया था। और या फिर कहीं एक उपाधि और दी गई थी, भारत की ढाल। भारत की ढाल किसे कहा गया था? गुरु तेग बहादुर को ही कहा गया था भारत की ढाल। याद रहेंगी ये बातें? यदि याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि गुरु नानक प्रबंध समिति का मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए खालिस्तान में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही जवाब होगा 1925 को सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अब वैसे तो कोई अब डेटों का कोई सीक्वेंस नहीं होता है,
पर फिर भी आप याद रखना चाहें तो 1905 इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1941 प्रसिद्ध है, राजस्थान में एक बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो समापन हुआ था। बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था, जो कि लगभग 44 साल चलता है। 1897 में स्टार्ट होता है और 1941 तक ये आंदोलन चलता है। 1919 में बात करें तो काफ़ी सारे काम हुए थे, पर हम अभी यहाँ पर एक करेंगे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार, और 1919 में हुआ था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रहेंगी ये बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? शिवाजी का जो शासनकाल बताया जाता है वो 1630 के अंदर शिवाजी का जन्म होता है और लगभग 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी जब ताकत में आते हैं या शिवाजी अपना पहला अभियान करते हैं 1656 में, तब तक शाहजहां गद्दी पर बैठने की तैयारी हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई की शिवाजी ने, वो की थी औरंगजेब के खिलाफ। ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आप अपना कमेंट्स बोर्ड बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, बुरी लग रही है तो आप कमेंट से बता सकते हैं। बाकी एक बार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जैसे ही शेयरों की संख्या बढ़ती रहती है, व्यूज़, लाइव व्यू बढ़ते रहते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम वास्तव में अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, यदि हमारी वीडियोस पे लाइव बच्चे नहीं होते हैं तो आमतौर पर यही समझा जाता है कि भाई ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। याद रखेंगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहें तो एक पुरंदर की संधि आप लोग याद रखेंगे, यदि याद रख सकते हैं। शिवाजी को सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में किसी एक राजा ने संधि के लिए मजबूर किया था। पुरंदर की संधि या पुरंदर संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। आपके लिए तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। अब क्वेश्चन आया किस किस के बीच में हुई, तो आप नाम तो सुन चुके हैं, मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर का राजा था मिर्जा राजा जयसिंह, और छत्रपति शिवाजी या शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि होती है, जिसमें बहुत सारी शर्तें थी, बहुत सारी कंडीशन थी, अलग अलग बातें। आपने यदि पिक्चर देखी है आपने बाहुबली पिक्चर देखी है, जिसमें बाहुबली पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। बाहुबली देवसेना से एक वादा करता है, जब देवसेना उसके साथ आने के लिए मना कर देती है, और बाहुबली की माँ क्या नाम था, नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम था, कमेंट्स करना भाई। देवसेना उसकी वाइफ का नाम हो गया, देवगानी, क्या जो भी नाम था। जब वो उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती है, तब वो वचन देता है देवसेना को कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा मैं, और तुम्हारे सम्मान को यदि कोई आँच आती है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा ही वचन जब संधि की गई तो शिवाजी को जयसिंह के द्वारा दिया गया, यदि औरंगजेब की तरफ से तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और औरंगजेब ने वही किया। जैसे ही शिवाजी से मुलाकात होती है, शिवाजी को अरेस्ट करके किले में, जेल में डालने का आदेश दे दिया गया, और इसके बाद जयसिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ मिलकर शिवाजी को अपने वचन के मुताबिक वहां से निकाला। वो एक पूरी कहानी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताया आपको। और जिसके बाद औरंगजेब को पता चल जाता है कि इन लोगों ने धोखा किया है, तो औरंगजेब धोखे से शिवाजी जयसिंह के बेटे और जयसिंह को दोनों को मरवा देता है, और उसके बाद खुद भी चला ही जाता है। वो बात की बात है ना। अगला क्वेश्चन याद रखें, आप सबसे ज्यादा याद रखें पुरंदर की संधि। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट करूंगा आपके सामने। क्लास को समाप्त करने से पहले, खत्म करने से पहले 5 मिनट में पूरी क्लास रिपीट हो जाएगी। तो देखिए, फिर आप कल बताएंगे कैसा रहा वो रेस्पॉन्स, है ना। कोशिश मेरी यही है कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, याद हो सके। अगला क्वेश्चन, मराठा और अफगान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, आप देखिए। पानीपत, पानीपत के युद्ध
अभी तक भारत में पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 के अंदर। ठीक, याद रहेंगी बातें। यदि इससे ही आप देखें तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर लगा दिया होगा, 1761 पता चल गया होगा। अब पानीपत की लड़ाई, जो पानीपत का पहला युद्ध था वो था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये भी आप लोग कल की वीडियो में देख चुके हो। यदि आप पूरी नॉलेज चाहते हैं तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। कारण ये है कि सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में। और जो तीसरा युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान था एक, अहमद शाह अब्दाली। और इसके अपोजिट में थे मराठा। मराठा मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि मराठा इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो मुगलों की रक्षा करने का वचन दे रखा था उन्होंने। वचन का मतलब पैसा लेते थे बदले में, 5 लाख रुपए सालाना लेते थे मुगलों की रक्षा करने का मराठा। और जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो जिम्मेदारी मराठाओं के पास थी, तो सीधा सामना मराठाओं से होना था अहमद शाह अब्दाली का। बात करें, मैंने इसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये भी याद होना चाहिए कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीतता है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीतता है, और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीतता है। ठीक है, ये लोग हारे थे, ये जीते थे। पानीपत एक हरियाणा में जगह पड़ती है, याद रहेगा। क्लियर हुई बात? एक बार दोबारा से देखें। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरी लड़ाई कब हुई? तो सही जवाब 1761 में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 26 में, पहली लड़ाई लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पानीपत का पहला युद्ध 26 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 56 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 61 में। ठीक है, याद रहेगा। काफी अच्छा आपको बताने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको ये बताना है कि वो हस्ताक्षर कब किए गए थे बसई की संधि पर। जल्दी से बताइए आप। जो सही जवाब है वो है आपका 31 दिसंबर 1802 के अंदर बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब एक चीज आपको ये याद होना चाहिए कि किस किस के बीच में संधि हुई थी, बसई की संधि। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ संधि। संधि का मतलब ये होता है कि भाई दो लोगों का जो युद्ध में निपटारा नहीं हुआ, या फिर एक ने सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है क्या कहोगे हम बात मान लेंगे, वो भी कह सकते हो आप। तो ये हुआ था लॉर्ड वेलेजली। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। और कौन था दूसरा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। दूसरा नाम क्या था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद रहेंगी बातें। तो आप देखिए, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई संधि पर हस्ताक्षर किए गए 31 दिसंबर 1608 को किए गए लॉर्ड वेलेजली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। बाजीराव ने लिखा है प्यारे बच्चों, ये बाजी ये लिख दिया मैंने, राव ये लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ कहा जाता है? आप बताइए, किस किले को कहा जाता है मराठा का पहला स्तंभ? तो सही जवाब होगा इसका प्रचंडगढ़। इसका दूसरा नाम है तोरणा। इसका दूसरा नाम है तोरणा किला। याद रहेगा आप लोगों को, तोरणा किला। क्लियर हो जाएगी बात। इसे कहा जाता है मराठाओं का स्तंभ, इसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, आपके सामने ये लिखा हुआ है सिंधु दुर्ग का किला। ये देखिए, ये इसे बनाया था निर्माण बराबर शिवाजी द्वारा। निर्माण बराबर शिवाजी द्वारा। शिवाजी द्वारा अरब सागर की जड़ों में, महाराष्ट्र में ही। ठीक है, अब आता है तीसरा ऑप्शन था आपके सामने, राजगढ़ का किला कहाँ पर है? इसे कहा जाता है, राजगढ़ किला है तो महाराष्ट्र में ही है। क्या है इसके बारे में खास? इसे कहते हैं मराठाओं की पहली राजधानी। मराठाओं की
पहली राजधानी। और लास्ट ऑप्शन है पनहाला का किला। इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग, खास बात है, इसे कहते हैं सांपों के किले के रूप में जाना जाता है। इसे सांपों का किला, सांपों का किला। अब आपके दिमाग में कई बार आता हो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो पूछेगा निम्नलिखित में से सांपों का किला किसे कहा जाता है? पन्हाला। निम्नलिखित में से मराठाओं की पहली राजधानी क्या है? राजगढ़। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शिवाजी के द्वारा अरब सागर की तलहटियों में किया गया? सिंधुदुर्ग। और निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है तोड़ना किला या मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ? तो सही जवाब होगा आपका प्रचंडगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? यदि इसको अब बताना पड़े तो बेईमानी सी लगेगी हमारे साथ। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आप आपका जवाब दे सकते हैं, 14 जनवरी 1761 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को वेपगत के सिद्धांत को लागू करके 1848 में मिला लिया गया था? ये एक शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। वेपगत के सिद्धांत या कहें हड़प नीति या कहें हम गोद निषेध नीति, इन सब की एक ही नाम है वेपगत नीति, ठीक है। और देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या गोद निषेध नीति है, गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति की बात करें तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है वेपगत नीति का जनक। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, शासनकाल 1848 से लेके 1856। याद रहेंगी बातें, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा सीक्वेंस आपको, एक जो खास बात है वो आपको याद करनी है, ध्यान से देखिए आप। लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार हड़पा था चीजों को? 1848 में हड़पा था सतारा। ये पन्ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको याद हो जाता है तो। 1849 में हड़पा था, 1849 में हड़पा था जैतपुरा और संबलपुर जगह है, पेपर में यही आता है। संबल, जैसे आपसे आप पूछा सतारा पूछ लिया, ऐसे आपसे पूछ लेगा संबलपुर कब हड़पा था या कब अंग्रेजों में मिलाया था, तो आपका जवाब क्या होगा? 1849 में। 1850 में हड़पा था बघाट। 1850 के बाद 1851 खाली है। 1852 में हड़पा था छोटा नागपुर। उसके बाद 1853 में झांसी। 1853 में झांसी। उसके बाद 1854 में नागपुर। ये सारे हड़पे गए थे किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इन्हीं के बाद क्रांति होती है। आप भी समझते हैं जब बड़े बड़े राजाओं के राज चले जाएंगे तो क्रांति होगी। आप याद रखेंगे 1848 बराबर मेरे साथ बोले आप सतारा। 48 में क्या था? सतारा। 49 में है जैतपुरा संबलपुर। 50 में है बघाट। 52 में है छोटा नागपुर। 53 में है झांसी और 54 में है आपका नागपुर। याद रहेगा, एक बार और बोली साथ में, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, छोटा नागपुर, झांसी और लास्ट में क्या है? नागपुर। 48, 49, 50, 52, 53, 54। ठीक है, टाइम याद हो सकता है, 51 छोड़ देंगे आप लोग। 1848, 1849, 1850, इसके बाद 1852, 1853, 1854। याद रह सकती हैं बातें। अब आपको सीक्वेंस में याद करना है। सतारा एक है, 48 में क्या, ठीक है। उसके बाद जैतपुर संबलपुर 49 में जाते हैं दोनों। 50 में बघाट जाता है। 52 की बात करें छोटा नागपुर है। 53 में झांसी है और 54 में क्या है आपका? नागपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है बहमनी सल्तनत काल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, आप बताएंगे? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है बहमन शाह, या मैं कहूँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका जो दूसरा नाम था वो था हसन गंगू। हसन गंगू। और एक और नाम जफर खान। ये सारे इसी के नाम थे, जफर खान, हसन गंगू, बहमन शाह।
याद रहेगी ये बात आपको। तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद गबून के बारे में कल ही बात की थी हम लोगों ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बात हमारी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, पागल सुल्तान, ये सारी बातें कल की थी ना हमने। तो अभी जो हमें याद करना है वो ये याद करना है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू या जफर खां के नाम से जाना गया। याद रहेंगी ये बातें, रह सकती हैं याद? यदि याद रह सकती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रह सकती हैं तो देखते हैं। देखिए, बहमनी जो साम्राज्य था, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानना चाहें। बहमनी राज्य की बात करूं या साम्राज्य की बात करूं, इसके कुल मिला के 5 हिस्से थे, 5 भाग थे या 5 केंद्र थे। बीजापुर नंबर 1, सुन याद आ जाना चाहिए, 1686 याद आ जाना चाहिए आपको। और लास्ट में गोकुंडा 87 याद हो, अच्छी बात है। बीजापुर हो गया एक। उसके बाद अहमदनगर, अहमदनगर। उसके बाद में आपका है बेरा। उसके बाद है गोलकुंडा। और उसके बाद है आपका लास्ट में जो आता है वो कल ही हमने पढ़ा है, बीदर। इन पांचों से मिलके बनता था बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत का एक राज्य जिसके संस्थापक कौन है? बहमन शाह, हसन गंगू या जफर खान। कौन कौन से हैं? बीजापुर, अहमदनगर, बैरा, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, ये याद रखना है आपको। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कुल मिला के हमें 2-4 बातें पढ़ लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में, सॉरी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करूं, सही जवाब है 1336। संस्थापक मैंने कल ही बताए थे आपको। संस्थापक, संस्थापक कौन है ध्यान रखा करें। दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। हरिहर बुक्का। संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। ये साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर के तट पर बसा हुआ था विजयनगर। विजयनगर के बारे में बात करें, विजयनगर की जो राजधानी है, विजयनगर की राजधानी, विजयनगर की राजधानी, राजधानी कौन सी है? हम्पी। हम्पी को यूनेस्को के अंदर, किसके अंदर? यूनेस्को के अंदर 1986 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? यूनेस्को में 1946 में शामिल किया गया। विजयनगर के देखिए साम्राज्य की बात करें तो प्रमुख कितने वंश हैं? 4 वंश थे। कितने वंश? 4 वंश। याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर में आती रहती है। पहला है संगम वंश। पहला कौन सा है? संगम। ये आपको इतना गहराई से कोई नहीं बताएगा, मेरा मूड सही है और इच्छाएं हैं, मैं इसलिए बता देता हूँ। क्वेश्चनों की परवाह नहीं कर रहा हूँ मैं इस समय। मैं जो बता रहा हूँ आपको काफ़ी बढ़िया बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा जब भी ये क्वेश्चन मिले तो आपको उनमें दिक्कत ना हो। मेरा उद्देश्य यही है। संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, तुल्लु वंश। और नंबर 4 पे जो आता है इसमें लास्ट है अरि अरविद्दु, अरविद्दु वंश। कौन कौन सा है? संगम, तुल्लु, सॉरी सुल्लव, तुल्लु और अरविद्दु, ये 4 वंश हैं। इनका टाइम और याद करें। संगम वंश के देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। 1336 से लेके 1336 से लेके 1485, 1485। सुल्लू की बात करें 1485 से लेके 1505, 1505। तुल्लु की बात करें 1505 से लेके 1570। और लास्ट में हम बात करें 1570 से लेके कहाँ तक है, तो ये है आपका 1650। याद रहेंगी। एक सबसे शानदार जो बात है जो आपको नई स्लाइड में बता देते हैं। एक युद्ध हुआ था 1565 के अंदर, 1565 में युद्ध हुआ तालीकोटा का। याद रखेंगे, इसके बारे में और बातें करेंगे, पर अभी थोड़ी टाइम की नज़ाकत को समझते हुए अभी सिर्फ इतना याद रखें, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ। इसे कहा जाता है विजयनगर का पतन, नगर का पतन।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारी प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी? ये आपको मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन, हुमायूं। और हुमायूं के बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पहले ही कल ही क्लास देखी, अच्छी बात है। हुमायूं का शासनकाल आपको पता होना चाहिए, 1530 से 1540। इसे कहा गया अभागा सुल्तान, अभागा बादशाह, 1555 से 1556। सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। अभी क्वेश्चन आएंगे जब बता दिए जाएंगे आपको। और ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सही, नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कृष्णदेव राय, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, किस साम्राज्य का था? संगम वंश का, विजयनगर का। मैंने सिर्फ बोल के बता दिया, आपको याद रखना। जो ये इस शहर को बसाया गया था नागलपुरम को, ये नागलपुरम को कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में बसाया था, जिनका नाम क्या था? इनकी जो माँ थी, माता की याद में, माँ का नाम था नागल देवी, नागला देवी था ना, याद रखेंगे, नागाल देवी की याद में। याद रहेगी बातें। अभी आज हम इतना इसके बारे में जानकारी याद रखेंगे, और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देवराय की हम बात करें। देवराय जो लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने 4 वंश पढ़े थे। कौन कौन से वंश पढ़े थे? आपने पढ़े थे संगम पढ़ा था, सुल्लू पढ़ा था, तुल्लु पढ़ा था, अरिविद्दु पढ़ा था। तो जो देवराय प्रथम था, ये किसका था? संगम का, संगम वंश का। पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए लिख रहा हूं मैं कि देवराय प्रथम जो थे वो किस वंश के थे? संगम के थे। कृष्णदेवराय किसके थे? वो भी संगम के थे। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये आएगा, अच्युत राय, ये किसके थे? अच्युत राय की बात करूं तो ये तुल्लु के थे, तुल्लु वंश के थे अच्युत देव राय। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपके सामने, जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम या द्वितीय, दोनों दोनों ही किसके थे? ये संगम वंश के थे। ये भी आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आपको सेम है, बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आने वाले निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा पुर्तगाली था? आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये आने वाला कौन सा जो था वो पुर्तगाली था, आपको बताना है। 4 नाम लिखे गए हैं आपके सामने, बर्नियर, पोलो, कॉन्टी या बरबोसा। बताइए जल्दी से आप। तो चलो आपको बता देता हूँ मैं। फ्रोंकियस बर्नियर जो था वो फ्रांसीसी था। आप बताएंगे खुद जवाब क्या था इसमें से। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस का यात्री था। कौन? ये नाम याद कर लेना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फ्रैंकोसिस बर्नियर कहाँ का था? तो आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है फ्रांसीसी का। ठीक है, आपके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए ऑप्शन में लिखने वाला हूं, आप अपना जवाब जो भी आपको लग रहा है वो बता सकते हैं। निकोलस दा कोंटी, ये कहाँ का था? ये एक जगह पड़ती है वेनिस, वहां का यात्री था, वेनिस। और बरबोसा कहाँ का था ये आप बता सकते हैं। इससे पहले आपको मार्को, इटली का, इतावली या इटली लिख सकता हूं मैं इसको, इटली का। तो लास्ट में आप भी समझ गए होंगे सही जवाब क्या है। दुराते बरबोसा कहाँ का यात्री था? ये था आपके पुर्तगाल का। याद रहेंगी बातें। बर्नियर फ्रांस का था, मार्को पोलो इटली का था, निकोलो द कोंटी वेनिस का था, द्रुआते बरबोसा ये पुर्तगाल का था। ये बात आपको याद रखनी है। विजयनगर साम्राज्य को अमर नायक के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, विजयनगर में जो अमर नायक बोला जाता था, किसानों को बोलते थे, व्यापारी को बोलते थे, शिल्पकारों को बोलते थे। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सैन्य कमांडरों को जाना जाता था अमर नायक के रूप में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन संयुक्त सेना। देखिए कुछ युद्ध बड़े ही फेमस हुए हैं। समय को देखते हुए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं इन क्वेश्चनों के बारे में, शायद कल आपके प्रकाश डाल सकूं। बाकी जो अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हेक्टर मुनरो के खिलाफ जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो यहीं पे लिख देता हूँ। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। किस किस में? हेक्टर मुनरो के, दूसरा जो मुगल सम्राट शाह आलम, ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखें आप, 1764 में एक युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध।
और किस किस के बीच में? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मीर कासिम, मुगल बादशाह और शाह आलम। और अवध के मुगल बादशाह का नाम है शाह आलम सेकंड। ये पेपर में खूब आता है भाई। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम था। मीर जाफर की बात, और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ये सारे ऑप्शन देखिए, ये है आपका सिराजुद्दौला, ये हार गया था प्लासी का युद्ध। भारत के इतिहास में कुछ युद्ध बड़े ही फेमस रहे, जैसे एक थोड़ा सा बताएं आपको हल्का सा। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध जानना चाहेंगे आप तो बता देंगे आपको। 1757, 1757 प्लासी। 1760 वनडिवास, इनके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है ना। वनडिवास का युद्ध 1764 में बक्सर, बक्सर का युद्ध। ये वो युद्ध है जो बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध थे जो लड़े गए थे, जिनके बारे में आगे आगे कहानियां जो आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा। आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वनडिवास का युद्ध कब लड़ा? 1760 में लड़ा। और उसके बाद एक कुलडोर का भी युद्ध है, वो आप याद रखना चाहें, बीच में ही है 1758 में, यहाँ पर दिमाग से निकल गया था। 1758 में लड़ा गया कुलडोर, या हम कुलडोलर का युद्ध। ये चार युद्ध हैं, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है 1757 में क्या लड़ा गया? प्लासी। किस किस के बीच में? वो आगे की बात है, ठीक है। 1758 में कुडालोर, 1760 में वनडिवास, 1764 में बक्सर। ये याद रखें। अभी क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे रिवीजन भी करवाना है, तो इसलिए माना जाता है भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 के बाद हो गया था शुरू। तो ये बताइए 1757 का युद्ध था कौन सा था? तो बिल्कुल सही जवाब प्लासी। देखिए इस क्वेश्चन का काम मैंने वहीं पे कर दिया पिछली बार ही। 1757 वनडिवास, 1760, ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है। और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये सारे के सारे एक ही ऑप्शन में आ गए। और बक्सर का 1764, ठीक है, ये याद रखेंगे। अभी तो बाकी देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत था? सालाबाई की संधि, जल्दी से बताइए यदि किसी को पता है तो। सालाबाई की संधि का जो युद्ध था किसके बाद हुआ था? देखिए सालाबाई की संधि हुई थी 1782 के अंदर। यहीं पे याद रखें कब हुई थी सालाबाई की संधि? 1782 के अंदर। ये था आपका जो बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम मराठा अंग्रेज, प्रथम मराठा अंग्रेज, प्रथम मराठा अंग्रेज युद्ध था, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1775 के अंदर स्टार्ट हुआ। 7 सालों तक युद्ध चलता है। और उसके बाद इस युद्ध को, 7 सालों की लड़ाई के बाद इस युद्ध को बिना किसी परिणाम से संधि के द्वारा रोक दिया गया था। आप इस बात को याद रखेंगे यदि रख सकते हैं तो। अंग्रेजों के लिए देखिए प्रथम मराठा ये था, सेकंड मराठा अंग्रेज, सेकंड अंग्रेज जो मराठा युद्ध था उसके लिए 1805 में की जाती है राजघाट संधि। कौन सी संधि? राजघाट। और मैं इनके बारे में कल प्रकाश डालूंगा, क्योंकि मैं आपका एक चाहता हूँ एक बार छोटा सा रिवीजन करवा दूं। एक नया तरीका है, इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो बक्सर में मुगल थे, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के। और बक्सर में आपको पता है शाह आलम मुगल बादशाह था। पानीपत का दूसरे युद्ध में मराठाओं की तरफ से ही लड़ रहे थे। अलीवाल का जो युद्ध है इसमें मराठाओं का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा था अलीवाल का युद्ध, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में चल रहा था। याद रहेंगी बातें? नहीं रहेंगी यार? बताइए किस किस के बीच में चल रहा था अलीवाल का युद्ध? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। कब हुआ था, कोई बता सकता है इस युद्ध को? 1846 के अंदर हुआ था। याद रहेगा? ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं भाई देखना है। अभी थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं इनको दोनों के बारे में, क्योंकि अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है।
आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो रही, मुझे 5-6 मिनट और लगेंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में हुए बंगाल तक फैल गया। इस युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला, जिसे फ्रांसीसी का समर्थन प्राप्त था, को परास्त करके कलकत्ता पर दोबारा अधिकार कर लिया था। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। कल प्रॉमिस रहा मैं जरूर बताऊंगा इनके बारे में, ऑप्शनों के बारे में, बाकी आप याद कर लें। ये मैंने आपको सारे ही बता दिया। 1760 में वांडीवार, 1746 में अड्यार, 1764 में बक्सर युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के अंदर फ्रांसीसी सेना को हराया। भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो मुझे बताइए वो कौन सा युद्ध था। मैंने आपको बताया था वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी को सल्टा दिया था 1707 में, 1760 में। अब ये आपको पता लग गया किस किस के बीच में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। जो बच्चे चाहते हैं कि इस क्लास का टाइम बढ़ाया जाए थोड़ा सा, तो वो मुझे कमेंट्स करें, उस हिसाब से देखा जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। एक बार आप शुरू से देखिए कि हमने आज क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज। आप ये शुरू से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन किसे कैसे याद करना है। ध्यान से देखिए फटाफट, मैं इनको 5 से 6 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा पूरा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है। तो आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, बड़ा इमाम बाड़ा। 1784 में आसफ खां उद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जूनागढ़ गुजरात में जो महाबत मकबरा है, ये कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर। अजंता एलोरा गुफाओं की बात करें महाराष्ट्र के अंदर है। गोलकुंडा जो किला है वह हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। कुतुब शाही वंश के द्वारा बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य में सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर लिया, वो कौन सा था। तो वो है दक्कन का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान। औरंगजेब 1658-1707 तक शासन करता है भारत के ऊपर, और इसका मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। 1680 में दक्कन का अभियान स्टार्ट किया गया, जिसे कहा गया औरंगजेब की कब्र। उपनाम के बारे में बात करें, औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, और इसका ही मतलब होता है जीवित संत। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था, कब किया था, और कौन से मुगल सम्राट ने किया था, आपको बताना है। तो सही जवाब होगा, ये मैं आपको कल ही बताया, दोबारा बताया था, औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया गया और 21 सूबे को अपने कब्जे में लिया गया। 19 सूबे अकबर के समय में थे। 1986 के अंदर ये मैंने भावनाओं में बहकर ये जो डेट गलत लिखी है, इसको सुधारने का मौका मिल गया है, मतलब ये अच्छा है काम। ये जो 1986 नहीं है, ये कितना होगा, ये होगा 1686। ये कितना होगा, गोलकुंडा कितना होगा, 1786। याद रखें आप इस बात को, ये भावनाओं में बह गया था मैं। 1786 नहीं, सॉरी 1686, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो गई। और गोलकुंडा जी 1787। अरे क्या हो रहा है भाई, सॉरी, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। एक सेकेंड, मैं सोच तो कुछ और रहा था, पर ये चलो कोई नहीं। बीजापुर आपको याद रहेगा 1686। आपको याद रखना है गोलकुंडा 1687। 21 सूबे बनाए गए थे। पूरा नाम है औरंगजेब का मुसी अल दीन मोहम्मद, और इसकी मृत्यु होती है 1707 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ, किस नदी के तट पर हुआ था। सही जवाब है नर्मदा, गुजरात। औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में जो युद्ध होते हैं, उसमें जसवंत सिंह बेशक हार गए हो, पर औरंगजेब और जसवंत सिंह की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। काबुल वाली कहानी याद रखेंगे, मस्जिदों वाली। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। तो सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन है, हैदराबाद के संस्थापक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और ये हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर, और ये है कुतुब शाही वंश के 5वें राजा। औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो सही जवाब है 1658 से लेकर 1707 तक। आपको याद रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि औरंगजेब ने अपने 2 सर्वोच्च श्रेणी के रईसों को प्रदान की। तो सही जवाब होगा मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह। जयसिंह जयपुर के राजा थे, जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे, और जयसिंह के द्वारा जो दूसरे जयसिंह थे उन्होंने बसाया था, जयसिंह सेकंड ने 1727 के अंदर जयपुर, जिसे कहा गया गुलाबी नगरी। अगला क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसने नेतृत्व करके मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो सही जवाब है बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इन्होंने 5 के दिए, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, और इन्होंने ही स्थापना की थी खालसा पंथ की 1699 के अंदर। बंदा बहादुर के बात करते हैं तो कश्मीरी राजपूत फैमिली से थे। 1715 के अंदर गिरफ्तार हुए, 1716 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया। तो सही जवाब है गुरु नानक देव।
गुरुमुखी, सॉरी संस्थापक नहीं है, गुरुमुखी की बात हो रही है। और इसका जवाब होगा अंगद, गुरु अंगद सेकंड नंबर के, ये दूसरे नंबर के गुरु थे। गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु रामदास चौथे गुरु थे, जिन्हें 500 बीघा जमीन गोल्डन टेम्पल के लिए अकबर ने दी थी। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही जवाब होगा गुरु हरगोबिंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद हरगोबिंद सिंह। 1595 से लेकर 1644 तक उन्होंने राज्य जो ज्ञान दिया। गुरु अंगद सिंह दूसरे 1504 से लेकर 1552, गुरु रामदास चौथे 1534 से लेकर 1581, और उसके बाद में गुरु अर्जन देव 1563 से लेके, आपका सही जवाब होगा 1606। आगे चलते हैं। जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म कथाएं, ऐसी रचनाएं निम्न में से जीवनी प्रकाशित की गई किसके बारे में? गुरु नानक। गुरु नानक के सिखों के पहले गुरु, इनके ऊपर एक किताब लिखी गुरु नानक प्रकाश, इसका लेखन किया था कवि संतोष सिंह ने। इनमें 4 जन्म साखी लिखी गई, जन्म की कहानियां लिखी गई, जिसका नाम है पहला बाला, दूसरा मिहिरबंद, तीसरा आदि, चौथा पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? सही जवाब होगा आपका 1675 के अंदर। और गुरु तेग बहादुर की 2 उपाधियां वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, हिंद की चादर और भारत की ढाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए खालिस्तान में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। तो सही जवाब है 1625 के अंदर। 1600 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए। 1619 में मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1641 में बिजोलिया किसान आंदोलन, और 1605 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ। ये मुख्य घटनाएं थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? आपको जब बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। 1665 में पुरंदर की संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर आगे जो क्वेश्चन है आपके, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सही जवाब है 1761, ऑप्शन नंबर सी। भारत के इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई, पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, अकबर वर्सेज हेमू, अहमद शाह वर्सेज आपके मराठा। इनमें तीनों में जो पहले नाम लिखे गए हैं वो जीते हैं, बाबर, अकबर और अहमद शाह अब्दाली। तीनों के तीनों युद्ध को जीते हैं, बाकी तीनों हारे थे। भारत में पूना में मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में बसई की संधि होती है। हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 31 दिसंबर 1802 में साइन किए गए थे। संधि लॉर्ड वेलेजली और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, और ये याद रखेंगे आप, इसके ऑप्शन में अंग्रेज भी आ सकता लिखा हुआ। अंग्रेज और मराठाओं के बीच में कौन संधि हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा, नाम बताएं आप लोग, बसई की संधि। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ कहा जाता है? प्रचंडगढ़ तो इसे कहा जाता है। तोरण किला बिल्कुल सही है। सिंधुगढ़ को कहा जाता है, शिवाजी के द्वारा बनाया गया, अरब सागर के जड़ों में है। और राजगढ़ को कहा जाता है मराठाओं की पहली राजधानी। और पन्हाला को कहा जाता है सांपों का किला। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। निम्नलिखित में से किस राजा को व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके 1848 में मिला लिया गया, या मैं कहूँ गोद निषेध नीति, किसी का कोई बच्चा नहीं होता है, राजा के लड़का नहीं होता है, तो अंग्रेजों के अंदर वो मिल जाता है। गोद निषेध नीति का जनक कहा गया। सुपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनक है लॉर्ड डलहौजी, जिसका 1848 से लेकर 1856 तक का टाइम था। इसके बाद देखिए, आपको ये लिस्ट याद करनी है। 1848, 1849, 1850, 52, 53, 54, 17 जैतपुरा संबलपुर, 50 में बाघाट, 52 में छोटा नागपुर, 53 में झांसी और 54 के अंदर नागपुरा। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू या जफन खान के नाम से जानते हैं। और बहमनी राज्य के 5 राज्य या 5 केंद्र थे, बीजापुर, अहमदनगर, बैरा, गोलकुंडा और बीदर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? 1336 में की गई। तुंगभद्रा नदी के पास वाले क्षेत्र पे की गई। संस्थापक थे हरिहर बुक्का। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो कर्नाटक के अंदर पड़ती है। यूनेस्को में 1986 के अंदर इसे शामिल कर लिया गया। 4 वंश हैं इसमें, पहला है संगम, दूसरा सुल्लुव, तीसरा तुल्लुव और चौथा है इसमें अरिविद्दु। शासनकाल की बात करें, टाइम की बात करें, 1336 से लेकर 1485, 85 से लेकर 1505, 1505 से लेकर 1570 और अरिविद्दु की बात करें 1570 से लेकर 1650। आगे देखिए, 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, जिसे कहा गया विजयनगर का पतन कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। किस बहमनी शासक ने मोहम्मद गवान को व्यापारी प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी? सही जवाब है हुमायूं। 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556, 2 बार शासनकाल है हुमायूं का।
नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर के साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? सही जवाब होगा कृष्णदेव राय, जो कि इस वंश का है सबसे शक्तिशाली राजा। संगम वंश का राजा है, संगम काल का राजा है। इसने अपनी माता नागला देवी की याद में इसकी स्थापना की। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अच्युत देव राय ये है तुल्लु वंश का, देव राय फर्स्ट सेकंड ये है संगम वंश का। भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों में से कौन पुर्तगाली था? आपको बताना है। तो सही जवाब तो है दुआते बरबोसा पुर्तगाली का है, पर बर्नियर फ्रांसीसी, मार्को पोलो इटली का है और निकोलो दा कोंटे ये है वेनिस का। ये चारों ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य में किसे अमर नायक कहा जाता है? तो सही जवाब है सैन्य कमांडरों को। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान अधीन सेना के और संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के अंदर। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला नहीं है, वो है शुजाउद्दौला, याद रखेंगे, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध मैंने बताया इंपोर्टेंट युद्धों के बारे में। 1757 में प्लासी का, 1758 में कुडालोर का, 1760 में वाडीवास, 64 में बक्सर के। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और अगले ही बताने के बाद अगले ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्लासी का 57 में, वाडीवास 60 में, बक्सर का 64 में, 58 में लड़ा गया कुडालोर का युद्ध। 1757 पूछा था, आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। 1782 में सालाबाई की संधि परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत था? तो पहला जवाब है प्रथम मराठा अंग्रेजों का युद्ध 1775 में स्टार्ट हुआ, जिसका अंत होता है पहला मराठा अंग्रेजों का युद्ध, याद रखेंगे। यह है आपका दूसरा मराठा अंग्रेजों का युद्ध है, जिसके बाद संधि होती है 1805 में राजघाट की संधि, ठीक है। इसके बाद इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? सही जवाब है आलीवाल अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ा गया 1846 के अंदर। और अगला क्वेश्चन और इस क्लास का संभवतः लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत के होते हुए बंगाल तक फैल गया? और इसका सही जवाब है 1787 प्लासी का युद्ध। एक और लास्ट क्वेश्चन, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में फ्रांसीसी सेना को हरा देती है, मतलब अंग्रेजों की सेना फ्रांसीसियों को हरा देती है और 100 साल के फ्रांसीसी वर्चस्व को समाप्त कर देती है। किस युद्ध के बाद में? तो आपका सही जवाब होगा वांडीवास का युद्ध। गलती से सी लगा हुआ है तो इसे ध्यान मत देना, आप लोग मिटा दिया मैंने, ये लीजिए वांडीवास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 1760 अंग्रेज फ्रांसीसी। ये क्लास खत्म हो चुकी है। मैंने पूरी शिद्दत से आपको ये क्लास पढ़ाई। मैं बार बार आपसे नहीं बोलूंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ऐसा नहीं बोलेंगे। शुरुआत में एक बार बोला जाएगा आपको और लास्ट में एक बार बोला जाएगा। यदि आप हमारी एफर्ट से खुश हैं और आप एक काम की चीजें मिल रही हैं तो उन सब बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दें जो पढ़ रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को चेक कर रहे हैं। मुलाकात आपसे 9:15 बजे राजस्थानी क्लास में होगी। राजस्थान जीके क्लास जो स्टार्ट की जा रही है उसको भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, उसे भी शेयर करें। ये क्लास दोबारा कल आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, चौथे नंबर की क्लास शाम को 8 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो। जय हिंद।